अरे सुमन, यह तू क्या कर रही है? तेरे हाथ में किताब कहाँ से आई? चल, मेरे बच्चे का किताब छोड़ और जाकर चूल्हा चौका संभाल। कल को तेरी शादी होगी तो तेरे ससुराल वाले तेरी पढ़ाई लिखाई नहीं, तेरे खाना बनाने के गुण को देखकर ही तुझे अपने घर की बहू बनाएंगे। यह बात सुनते ही नन्ही सी सुमन की आंखों में आंसू आने लगे। उसके पापा तो हमेशा उसे कहते थे कि खूब मन लगाकर पढ़ाई करना, और अंतिम समय में भी उन्होंने यही कहा था कि तुझे पढ़ लिख कर जिंदगी में कुछ बनना है। लेकिन सुमन जब भी अपनी किताबों को छूती थी तो उसकी चाची को पता नहीं क्या हो जाता था कि वह बहुत नाराज हो जाती थी। तो सुमन अपनी चाची के सामने किताब उठाने से भी डरने लगी थी। सुमन की माँ तो उसे जन्म देते ही गुजर गई थी, और उसके पिता को भी कुछ साल पहले ही कैंसर हो गया था। उन्हें पता चल चुका था कि अब वह इस दुनिया में ज़्यादा दिनों तक नहीं रहेंगे। तो उन्होंने अपनी सारी जमा पूंजी अपनी बेटी के नाम कर दी थी, और वह संपत्ति भी उसे तब मिलने वाली थी जब सुमन की शादी हो जाती। अब सुमन का इस दुनिया में अपने चाचा चाची के अलावा कोई था नहीं, और उन लोगों को जब यह बात पता चली कि सुमन के हिस्से के सारे रुपए शादी के बाद उसे मिलने वाले हैं, तो उन लोगों को बड़ा बुरा लगा, और वह लोग सुमन की पढ़ाई लिखाई बंद करवा कर केवल उससे घर का काम करवाने लगे। सुमन को कुछ समझ में नहीं आता था, और ना तो उसके चाचा चाची उसे दुनियादारी की बातें सिखाते थे, और ना ही उसे पढ़ने लिखने का अवसर दिया। वो बस उसके 18 साल के होने का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही सुमन 18 साल की हुई, उसके लिए रिश्ते देखे जाने लगे। उसके चाचा चाची को अच्छे से पता था कि शादी के बाद सारे रुपए सुमन को मिलने वाले हैं, लेकिन फिर भी वह लड़का ढूंढ रहे थे, क्योंकि वह एक ऐसा परिवार ढूंढना चाहते थे जहां पर सुमन को तो उसके हिस्से के रुपए मिले ही, उसमें से कुछ हिस्सा उन्हें भी मिल जाए। और आखिरकार उन्हें एक ऐसा परिवार मिल भी गया। लड़के का नाम अजीत था। उसके पिता ने तो अपनी तरफ से रिश्ता पक्का कर दिया था, लेकिन अजीत को यह रिश्ता मंजूर नहीं था, क्योंकि सुमन देखने में ज़्यादा खूबसूरत नहीं थी। उसकी सांवली रंगत देखकर उसने तो पहली नज़र में ही इनकार करने का मन बना लिया था। लेकिन जब बड़ों के बीच बातें हुईं तो अजीत के पिता ने यह रिश्ता पक्का कर दिया। अजीत घर आकर काफी नाराज था। उसके पिताजी उसे समझाने की कोशिश करते हुए बोले, देखो बेटा, मैं मानता हूँ कि सुमन देखने में ज्यादा खूबसूरत नहीं है, लेकिन उसके पिताजी उसके नाम पर 20 लाख रुपए रख कर गए हैं, और उन्होंने यह शर्त लगाई है कि शादी के बाद ही रुपए उसके नाम पर ट्रांसफर होंगे। इसीलिए तो उसके चाचा चाची भी यह रिश्ता करवाना चाहते हैं। वह चाहते हैं कि शादी के बाद 10 लाख रुपए हमें मिलें और 10 लाख उन्हें मिलें। यह शादी नहीं, बस एक सौदा ही है, तो तुम्हें यह सौदा मानना ही होगा। अरे, मैं सुमन के चाचा चाची को जुबान दे चुका हूँ, क्या तू मेरी नाक कटवाएगा? पिता की बात सुनकर अजीत गुस्से में बोला, पिताजी, लेकिन ऐसी गंदी शक्ल वाली लड़की को मैं अपनी पत्नी कैसे बना सकता हूँ? मैं उसे अपने दोस्तों से कैसे मिलवाऊंगा? उसकी माँ उसे समझाते हुए कहने लगी, देख बेटा, शादी हो जाने दे, उसे घर के कामकाज करने वाली नौकरानी का दर्जा दे देंगे हम, क्योंकि उन वैसे भी उसके चाचा चाची ने उसे ज़्यादा पढ़ाया लिखाया है नहीं, बस किसी तरह उसे पाल पोस कर विवाह योग्य होने तक इंतजार ही तो किया है। तू चिंता बिल्कुल मत कर, एक बार रुपए हमारे हाथ में आ जाएंगे, फिर किसी न किसी तरीके से हम उसे अपने रास्ते से हटा लेंगे। अगर वह रास्ते से ना भी हटी तो इस घर में नौकरानी की तरह पड़ी रहेगी, और हम किसी सुंदर लड़की से फिर से तेरी शादी करवा देंगे। तू चिंता क्यों करता है? अरे, तू मर्द है, और मर्द चाहे तो कितनी भी शादियां कर सकता है। अजीत को पता था कि ऐसा करना कानून की नज़र में मान्य नहीं है, फिर भी वह माँ की बात मान गया, क्योंकि उसके मन में भी कहीं न कहीं रुपए का लालच आ गया था। बहुत सीधे सादे ढंग से उसकी और सुमन की शादी हो गई। शादी के बाद घर में जब तक रिश्तेदार थे तब तक तो किसी ने सुमन से कुछ नहीं कहा, और अजीत भी उसके साथ सामान्य ही था, लेकिन अभी तक उसने सुमन को छुआ तक नहीं था। 4 दिनों के बाद जब सभी मेहमान घर से चले गए तो सुमन के ऊपर घर की सारी जिम्मेदारियां डाल दी गईं। सुबह की उठी हुई सुमन को एक पल को बैठने की फुर्सत भी नहीं मिली, क्योंकि शादी के बाद घर वैसे भी बहुत बिखर गया था, तो सारा काम उसे ही करना पड़ रहा था। देर रात गए जब काम निपटा कर अपने कमरे में आराम करने के लिए वो पहुंची तो अजीत बिस्तर पर नहीं था। वॉशरूम गया हुआ था। वह बिस्तर पर लेट गई।
अजीत जब कमरे में आया तो उसे बिस्तर पर लेटे हुए देखा तो गुस्से में आग बबूला होते हुए कहने लगा, अरे तुम मेरे बिस्तर पर क्या कर रही हो? सुमन हैरानी से बोली, अरे मैं अपने बिस्तर पर ही तो हूँ, ये बिस्तर मेरा नहीं है क्या? पति उसे पलंग से नीचे धक्का मारते हुए बोला, तुम्हारा रंग देखकर तो ऐसा लगता है जैसे तुम बहुत दिनों से नहाए भी नहीं हो। दूर हटो तुम मुझसे, तुम बिस्तर के लायक नहीं हो, बस आलू प्याज काटने के लिए ही बनी हो। सुमन की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे रोते हुए देखकर अजीत गुस्से से चिल्लाते हुए कहने लगा, अब मनहूस की तरह मेरे कमरे में बैठकर आंसू मत बहाओ, चुपचाप यहाँ से जाकर अपना काम करो। मुझे तो तुम वैसे ही पसंद नहीं थी, मैं तुम्हारी शक्ल तक देखना पसंद नहीं करूँगा। वो रोते हुए कमरे से बाहर निकली तो उसकी सास उससे टकरा गई और कहने लगी, अरे तुम मनहूस की तरह दिन रात रोते क्यों रहती हो? इसीलिए मेरा बेटा तुम्हें पसंद नहीं करता। सुमन अभी अभी अपने पति की फटकार सुनकर आई थी और अब सास के ताने सुनने की हालत में नहीं थी, इसलिए वह भागती हुई बालकनी में चली गई। पूरी रात उसने ठंड में ठिठुरते हुए बालकनी में ही बिताई। सुबह तक उसे तेज बुखार आ गया था, लेकिन घर में कोई उसकी सुध लेने वाला नहीं था। सुबह सवेरे सभी उसे चाय के लिए आवाज़ लगाने लगे तो वो किसी तरह उठकर रसोई में गई और चाय बनाने लगी। लेकिन चाय बनाते हुए वह यही सोच रही थी कि जब इस परिवार में कोई मुझे पसंद ही नहीं करता है तो फिर मैं ये सारे काम किसके लिए कर रही हूँ। वह मशीन की तरह अपने हाथ चला रही थी। उसने तय कर लिया था कि वह अपने पति के कमरे में कदम तक नहीं रखेगी। लेकिन 8 बजते ही उसके पति ने उसे आवाज़ लगाना शुरू कर दिया। जब वह कमरे में नहीं गई तो उसकी सास उसे कोसते हुए कहने लगी, इसीलिए मेरा बेटा तुझे पसंद नहीं करता है। अरे वह किसी जरूरी काम से तुझे बुला रहा है और तू कमरे में ही नहीं जा रही है, शायद अकड़ आ गई है क्या तुझ में? सास की डांट सुनकर वो मन मसोस कर अपने कमरे में चली गई। उसका पति उस पर चिल्लाते हुए कहने लगा, मेरे कपड़े कहाँ रखे हैं तूने? मैंने तुझसे कल कहा था ना कि मेरी क्रीम कलर वाली शर्ट को प्रेस करके रख देना। सुमन मशीन की तरह अलमारी के पास पहुंची। उसने उसकी शर्ट और सारे कपड़े निकाल कर बिस्तर पर रख दिए और फिर वापस मशीन की तरह चलती हुई कमरे से बाहर निकलने लगी तो पीछे से अजीत चिल्लाते हुए बोला, और मेरा नाश्ता कहाँ है? वो धीरे से बोली, मैं लाती हूँ। वो रसोई में गई और पति के लिए नाश्ता लेकर आई। आज उसके मन के सारे भाव जैसे मर गए थे और वह बस रोबोट की तरह घर के काम निपटाए जा रही थी। उस दिन के बाद से वो पति के कमरे में सोने के लिए भी नहीं जाती थी, क्योंकि अजीत को उसकी उपस्थिति सहन नहीं होती थी। अजीत भी उससे केवल काम भर के लिए ही मतलब रखता था। घर वाले भी सब कुछ देखकर चुपचाप पड़े हुए थे और अब धीरे धीरे घर में सुगबुगाहट होने लगी थी कि अजीत को दूसरी शादी कर लेनी चाहिए, क्योंकि उन लोगों को अपना वंश भी तो आगे बढ़ाना था। जब यह खबर सुमन के कानों में पड़ी तो उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने खौलता हुआ लावा उसके कानों में डाल दिया हो। भला वो ये कैसे सहन कर सकती थी कि उसकी सौतन आए? वही हुआ जिसका डर था। एक दिन सभी घरवाले घर से गायब थे और सभी घरवाले घर आए तो अजीत के साथ नई नवेली दुल्हन के जोड़े में एक औरत खड़ी थी, जिसे देखते ही सुमन के दिल की धड़कन थम सी गई। भले ही उसका पति उसे दुत्कारता था, घरवाले उसे ताने मारते थे, लेकिन वह अभी तक अजीत की पत्नी थी। लेकिन आज ऐसा लग रहा था जैसे उसका स्थान छीनकर आज उसे किसी और को दे दिया गया हो। उसका हृदय लहूलुहान हो उठा, उसकी आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। घरवाले नई बहू के साथ बहुत प्यार भरा व्यवहार कर रहे थे और उसकी सौतन माला देखने में इतनी खूबसूरत थी कि बिना कुछ कहे ही मानो उसे चिढ़ा रही थी। वो पूरे अधिकार के साथ अजीत के साथ कमरे में चली गई और रात को जब अजीत ने भीतर से कमरे का दरवाज़ा बंद किया और कमरे से उन दोनों के हंसने खिलखिलाने की आवाज़ें आने लगीं तो सुमन को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके दिल में खंजर चुभो दिया हो। अब उससे यह सब सहन नहीं हुआ और उसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया। घर वालों को जब वह अजीब अजीब सी हरकतें करते हुए दिखाई दी तो उन लोगों ने उसे पागल खाने ले जाकर छोड़ दिया। सुमन के मायके से भी कोई उसे पूछने के लिए नहीं आया और अजीत अपनी नई पत्नी के साथ हंसी खुशी जिंदगी व्यतीत करने लगा। दोस्तों, अजीत को उसके किए की सज़ा मिलेगी क्या? क्या सुमन कभी ठीक हो पाएगी? यह जानने के लिए सुनिए इस कहानी का आगे का भाग।
माला सुबह सवेरे बिस्तर से उठने लगी तो अजीत उसे बिस्तर पर वापस खींचते हुए कहने लगा, अरे मेरी जान, इतनी जल्दी भी क्या है मुझसे दूर जाने की? तुम्हें पता है ना कि तुमसे दूर रहकर मुझे एक पल को भी चैन नहीं आता है। माला तुनकते हुए बोली, मैं तो तुम्हारी दूसरी पत्नी हूँ। ऐसे बस बातें न बनाओ तुम्हारी पहली पसंद तो वो राजकुमारी सुमन थी ना। माला उसे चिढ़ाने के अंदाज में बोली तो अजीत झुंझलाते हुए बोला, तुम भी ना, किस मनहूस का नाम ले लिया तुमने सुबह सुबह। तुम्हें अच्छे से पता है कि वह मेरी पसंद नहीं थी। उसे मेरे माता पिता ने उसके 10 लाख रुपयों के लिए इस घर की बहू बनाया था और अच्छा हुआ कि तुमसे शादी करने के बाद वह पागल हो गई और आज पागल खाने में है। मैंने माता पिता की बात रखकर उसके हक के 10 लाख रुपए भी हड़प लिए और फिर तुमसे शादी करके तुम्हारे जैसी खूबसूरत बीबी का पति भी बन गया। अब मेरी जिंदगी में किसी चीज की कमी नहीं है। बस तुम दोबारा इस घर में उस मनहूस का नाम मत लेना। उसे नाराज होते हुए देखकर माला ने अपने कान पकड़कर बड़ी अदा से खिलखिलाते हुए कहा, अच्छा बाबा अच्छा, आज के बाद से मैं उसका नाम नहीं लूंगी। अब तो खुश ना? अजीत ने उसे अपनी बाहों में भर लिया। अजीत आज खुद को बहुत खुश नसीब इंसान समझ रहा था। उसे लग रहा था कि उसके जीवन में अब कोई कमी नहीं है। पहली पत्नी के रुपयों पर वह अपनी दूसरी पत्नी के साथ ऐश कर रहा था, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसके कर्मों की उसे क्या सजा मिलने वाली है। सुमन के चाचा चाची ने उसके हिस्से की आधी रकम हड़पने के लिए पहले से ही अजीत के पिता से बात करके सुमन की शादी एक ऐसे लड़के से करवाई जो कि उसे बिल्कुल पसंद भी नहीं करता था। सुमन का रंग सांवला था, जिसके कारण अजीत ने तो उसे देखते ही इनकार कर दिया था। इस विवाह को उसने बस एक समझौते की तरह ही कड़वे घूंट की तरह पी लिया था। इधर 10 लाख रुपए लेकर उसके चाचा चाची खुश थे तो उधर 10 लाख लेकर अजीत ऐश कर रहा था। सुमन के चाचा चाची भी ज़्यादा दिनों तक उस दौलत का सुख नहीं उठा पाए। सुमन के चाचा की तबीयत खराब रहने लगी। जांच करवाने पर पता चला कि उन्हें अंतिम स्टेज का कैंसर हो गया है। उनके इलाज में सारे रुपए खर्च हो गए, लेकिन वह बच नहीं पाए और चाची विधवा होने के बाद अपने बेटों के द्वारा ठुकराए जाने पर वृद्धाश्रम में अपने दिन काटने को मजबूर हो गईं। अजीत को तो उससे भी भयंकर सजा मिली। अजीत ने सुमन को केवल इसलिए ठुकरा दिया क्योंकि उसका रंग रूप उसके अनुसार अच्छा नहीं था। अब वह अपनी खूबसूरत पत्नी माला को हर जगह लेकर घुमाता, बड़े शान से अपने दोस्तों से अपनी पत्नी को मिलवाता। एक बार अजीत की तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी तो वह ऑफिस नहीं गया। शाम तक उसके चेहरे पर 1-2 दाने उभर आए, लेकिन उसने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। अगले दिन उसकी तबीयत और भी बिगड़ गई तो वह डॉक्टर के पास पहुंचा। डॉक्टर ने दवाइयां तो दे दी, लेकिन आधे दिन के बाद ही उसके पूरे चेहरे पर छोटे छोटे दाने उभर आए थे। डॉक्टर से दिखाने पर वो दाने धीरे धीरे जाने लगे, लेकिन दाग चेहरे पर रह गया, जिसके कारण उसका चेहरा दागदार हो गया था। वो बहुत सारी दवाइयाँ खा रहा था, लेकिन कोई भी दवाई असर नहीं कर रही थी। आईने में अब उसे खुद की शक्ल देखते हुए भी डर लगता था। इन सब का असर माला पर भी हो रहा था। वो दिखने में बहुत खूबसूरत थी और अब उसे अपने पति से शर्मिंदगी महसूस होती थी। वो अब उसके साथ कहीं भी आने जाने से हिचकिचाने लगी थी, लेकिन अभी अजीत को यह सब बात पता नहीं थी। एक बार माला के मायके में उसके भाई की सगाई का प्रोग्राम तय किया गया था। अजीत भी बहुत उत्साह के साथ सगाई में जाने की तैयारी कर रहा था। उसने नए कपड़े भी खरीद लिए थे और ऑफिस में छुट्टी के लिए भी बात कर ली थी, लेकिन ऐन समय पर जब माला मायके जाने के लिए पैकिंग कर रही थी तब वह अजीत से कहने लगी, सुनो, मेरे पीछे अपना ध्यान रखना। तुम्हारे सारे कपड़े मैंने अलमारी में प्रेस करके रख दिए हैं। मैं जल्दी ही आने की कोशिश करूँगी। यह सुनकर अजीत चौंक गया और कहने लगा, क्यों, क्या मैं तुम्हारे साथ नहीं चल रहा हूँ? तुम अकेली जा रही हो क्या? माला ने पैकिंग करते हुए हाथ अचानक रुक गए और वह धीरे से बोली, हाँ, मुझे अकेले ही जाना होगा। तुम यहाँ पर रहो ना, यहाँ पर तो मम्मी पापा भी अकेले हैं, उनका भी ध्यान रख लेना। यह सुनकर अजीत माथे पर बल डालते हुए बोला, मम्मी पापा कोई छोटे बच्चे थोड़े ही ना हैं, वह अपना ध्यान खुद रख सकते हैं। अरे मैं अपने ही साले की सगाई में क्यों नहीं जा सकता? मैं भी तो सुनूं। अब माला को गुस्सा आ गया और वो चिल्ला उठी, अरे तुमने अपना चेहरा देखा है क्या? क्या तुम मेरे साथ कहीं जाने लायक रह गए हो? तुम खुद भी तो यह दर्द समझते हो। अगर तुम उस बदसूरत सुमन से शर्मिंदगी महसूस करते थे तो आज मुझे तुमसे शर्मिंदगी महसूस हो रही है। तो तुम आराम से घर पर रहो ना।
मेरे साथ जाकर मजाक के पात्र क्यों बनना चाहते हो? मेरे मायके में बहुत सारे रिश्तेदार आने वाले हैं, वो सभी तुम्हारा चेहरा देखेंगे तो क्या सोचेंगे कि माला में ज़रूर कोई कमी होगी, तभी तो उसने इतने गए गुजरे लड़के से शादी की है। इसलिए अपनी और मेरी इज्जत बचाने के लिए तुम आराम से यहीं पर रहो, मैं अकेले ही मायके जाऊंगी। पत्नी की बात सुनकर अजीत को मानो सांप सूंघ गया। वह आसमान से ज़मीन पर आ गिरा। एक समय पर उसने अपनी पहली पत्नी का ऐसे ही मजाक उड़ाया था, उसे बिस्तर से धक्के मारकर नीचे फेंक दिया था। बार बार आज उसके कानों में उसके ही शब्द गूंज रहे थे कि तुम बिस्तर के लायक नहीं हो, बस आलू प्याज काटने के लिए ही बनी हो। आज वक्त ने घूमकर उसे ऐसा करारा तमाचा मारा था कि उसकी बोलती ही बंद हो गई थी। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि जैसा दुर्व्यवहार वह अपनी पहली पत्नी सुमन के साथ कर रहा है, वैसा ही दुर्व्यवहार कभी भविष्य में उसके साथ भी उसकी दूसरी पत्नी कर सकती है। माला तो कब का कमरे से बाहर जा चुकी थी, लेकिन अजीत को एक सन्नाटे में छोड़कर चली गई थी। उसकी आंखों में आंसू आ रहे थे। उसने आईने में अपना चेहरा देखा, फिर पाउडर का डिब्बा उठाकर खींचकर आईने पर दे मारा। पल भर में ही आईना टूटकर चकनाचूर हो चुका था, लेकिन आईने के उन टुकड़ों में उसका कुरूप चेहरा मानो उसका मजाक उड़ा रहा था। दर्द के मारे उसका सिर फटने लगा तो वह कमरे से निकलकर बाहर चला गया। आज से पहले उसे माला के प्यार में कहीं कोई कमी नहीं दिखाई देती थी, लेकिन आज माला की बात सुनकर उसे लगने लगा जैसे अब माला को उससे कोई प्यार नहीं रहा है। उस दिन के बाद से माला भी खुलकर उससे दूरी बनाने लगी थी और अजीत को तो हिम्मत ही नहीं होती थी कि वह माला को छू भी सके। ऐसे ही देखते देखते 6 महीने बीत चुके थे। एक दिन अजीत ऑफिस से वापस आ रहा था तो उसके एक दोस्त ने कहा कि चल ना, शहर में नई चाय की दुकान खुली है, वहाँ की चाय बहुत मशहूर है, मैं तुझे वहाँ की चाय पिलाता हूँ। अजीत भी जल्दी घर जाकर क्या करता, तो वह अपने दोस्त के साथ चला गया। लेकिन एक गली में घुसते ही वह हैरान रह गया, क्योंकि माला एक पुराने से मकान में एक आदमी के साथ जा रही थी। उसने अपने दोस्त से कहीं और जाने का बहाना बनाया और दोस्त से पीछा छुड़ाकर वह छुपते छुपाते उस घर के पीछे पहुंच गया जहां पर माला घुसी हुई थी। उसने पीछे वाली खिड़की से झांक कर देखा तो रूम के अंदर का दृश्य देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसकी सुंदर पत्नी माया किसी और की बाहों में थी। यह दृश्य देखते ही अजीत के होश उड़ गए। वह झट से उस घर के दरवाजे को खटखटाने लगा। एक आदमी ने आकर दरवाज़ा खोला तो अजीत दंदनाते हुए घर के भीतर घुस गया। माला उसे वहां देखकर हक्की बक्की सी रह गई। अजीत ने उसे एक जोरदार तमाचा मारते हुए कहा, चरित्रहीन कहीं की, क्या कमी रखी थी मैंने जो तू इस तरह यहाँ इस पराये मर्द के साथ है? बदले में माला ने भी उसे एक जोर का तमाचा मारते हुए कहा, तुम मेरे बिस्तर में होते हो तो मुझे तुमसे घिन आती है। अपना चेहरा तुमने नहीं देखा क्या तुम मुझे प्यार करने के लायक रह गए हो? अजीत का सर शर्मिंदगी से झुक गया। वह गुस्से के मारे तमतमाते हुए उस मकान से बाहर निकला। अपनी बाइक पर बैठकर वो बहुत तेज रफ्तार से सड़क पर बाइक चला रहा था और गुस्से में उसे ध्यान ही नहीं रहा कि उसने कब गलत मोड़ पर गाड़ी घुमाई और तभी सामने से आते ट्रक से उसकी टक्कर हो गई। अजीत का एक्सीडेंट हो गया। उस एक्सीडेंट में वो चलने फिरने की क्षमता खो चुका था। अब वह बिस्तर पर बेजान सा पड़ा हुआ था। अपनी पत्नी की सच्चाई जानने के बाद भी वह किसी को कुछ बोल नहीं पा रहा था, क्योंकि इसमें उसे खुद की हार दिखाई दे रही थी। अब उसके जीवन में कुछ भी बाकी नहीं रह गया था। सुमन से हड़प कर लिए हुए रुपए अब उसके इलाज में खर्च हो रहे थे और उसकी ज़िंदगी का सुख और चैन उसकी ज़िंदगी से बहुत दूर जा चुका था। सुमन जिस पागल खाने में थी, वहाँ डॉक्टर भारती उसका इलाज कर रही थी। उनके इलाज से सुमन के मानसिक स्वास्थ्य में तेजी से सुधार आ रहा था। भारती जी ने उसके घर वालों को खबर देनी चाहिए, तो घर वालों ने कह दिया कि हमें अब सुमन से कोई लेना देना नहीं है। भारती जी को बड़ा बुरा लगा, लेकिन वह खूब मन लगाकर उसका इलाज कर रही थीं। जल्दी ही सुमन स्वस्थ हो गई थी। भारती जी उसे अपने घर पर ले आईं। वह भारती जी के घर पर रहकर उनके लिए खाना वगैरह पकाने का काम करने लगी। भारती जी के यहाँ जो दूध देने के लिए लड़का दीपक आता था, वह धीरे धीरे सुमन को पसंद करने लगा था और सुमन से बहुत प्यार से बातें करता था। कभी वह सुमन के लिए जलेबी लेकर आता था तो कभी खट्टी मीठी गोली लेकर आता था। सुमन भी उसके आने का इंतजार करती रहती थी। भारती जी ने भी दीपक की आंखों में सुमन के लिए प्रेम के भाव को पढ़ लिया था। एक दिन उन्होंने उसे रोककर उसके बारे में जानकारी ली और कहने लगी कि और दीपक, तुम शादी कब कर रहे हो? शादी की बात सुनते ही दीपक शर्मा गया और कहने लगा, वह तो जब वक्त आएगा तो हो ही जाएगी। भारती जी ने उसका मन टटोलने के लिए कहा,
फिर भी तुमने कोई लड़की पसंद कर ली हो तो करती ली होगी। दीपक ने हिम्मत करके कहा, लड़की तो मैंने पसंद कर ली है, मगर वह मुझे पसंद करती है या नहीं वह मुझे नहीं पता। भारती जी ने पूछा, अच्छा कौन है वो लड़की, बता, मैं उससे उसकी पसंद पूछ सकती हूँ। दीपक की आंखों में चमक आ गई। वह कहने लगा, आंटी वह मुझे सुमन पसंद है। भारती जी खुश हो गईं और कहने लगीं, रुक, मैं अभी उससे पूछ कर आती हूँ। इतना कहकर वो जैसे ही घर के भीतर गईं तो दीपक शर्मा के भाग गया। भारती जी ने सुमन से इस बारे में बात की तो उसने अपनी बीती हुई जिंदगी के बारे में भारती जी को सब कुछ बताते हुए कहा कि अगर दीपक यह सब जानने के बाद भी मुझसे शादी करना चाहता है तो मुझे इस रिश्ते से कोई इनकार नहीं है। भारती जी दीपक के घर गईं और दीपक और उसके माता पिता को सारी बातें बताईं। दीपक और उसके माता पिता को सुमन के दर्द के बारे में पता चला तो उन्हें बड़ा बुरा लगा और उन्होंने तो तुरंत ही उसे घर की बहू बनाने की बात कह डाली। भारती जी बहुत खुश हुईं। एक मंदिर में उन्होंने खुद कन्यादान करके सुमन की शादी करवाई। सुमन अपने पति और सास ससुर के साथ हंसी खुशी जिंदगी व्यतीत कर रही थी। भले ही स्वार्थी लोगों ने उसके हिस्से की दौलत को हड़प लिया और उसे पागल खाने तक पहुंचा दिया था, लेकिन जिसकी किस्मत संवरनी होती है उसकी किस्मत संवर जाती है, और जो लोग किसी और की किस्मत को छीनकर अपनी किस्मत संवारना चाहते हैं, उनकी किस्मत को बिगड़ने से कोई रोक नहीं सकता है।